हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टडीज बडी में। दोस्तों, टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस के इस सीरीज में मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बिहार एसआई के एग्जाम के लिए, बिहार विश्वकर्मा के एग्जाम के लिए, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, बी देख सकते हैं, सी देख सकते हैं, डी से देख सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दूसरा देख सकते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है स्वयं राष्ट्रपति, बी में है लोकसभा अध्यक्ष, सी में है राज्यसभा के सभापति और डी में है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आप लोगों का, वो बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो तैयार करता है। और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी दे दूं कि आपका जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों, वो आपका अनुच्छेद 66 के 1 में दिया गया है। मतलब 66 के 1 में आपका ये सूचित किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और किस तरह से होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 7 दिन, बी है 10 दिन, सी है 14 और डी है 60 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाता है। और यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संविधान के आपका अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 61 में ये सूचित किया गया है कि आपका राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 20, बी में है अनुच्छेद 16, सी में है अनुच्छेद 21 और डी में है अनुच्छेद 22। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं 26 जनवरी 1947। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका 15 अगस्त 1947, सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 22 जुलाई 1947। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 22 जुलाई 1947, ये बिल्कुल सही है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था। और ये जो संविधान सभा है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में। तो हमारा भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हमारे भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि प्रखंड या फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हैं प्रशासनिक प्राधिकरण है, या फिर बी में परामर्शदर्शी समिति है, या सलाहकार निकाय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। और दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं आप लोगों को। जो पंचायतों का गठन है दोस्तों, यहाँ पे जो पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन आपका वो है अनुच्छेद 243 के ख में। अनुच्छेद 243 के ख में आपका पंचायतों का गठन दिया गया है। और आपका ग्राम सभा का गठन जो है, ग्राम सभा का गठन जो है वो दिया गया है आपका अनुच्छेद 243 के क में। ठीक है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है।
तो अनुच्छेद 243 का ख, और ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 243 का क। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। आपका भाग 5 के द्वारा आपका भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। और यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान सभा के भाग 5 के अध्याय 4 में आपका अध्याय जो है 4 में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। और न्यायपालिका का वर्णन किस में किया है दोस्तों, तो न्यायपालिका का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका न्यायपालिका का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 124 से 243 तक किया गया है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं 1 माह, बी में है 2 माह, सी में है 6 माह और डी में है आपका 6 सप्ताह। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। 2 माह के भीतर जो है वित्तीय आपात का जो है संसद के भीतर रखा जाना चाहिए। और इसके बारे में बता दूं कुछ दोस्तों कि जो हमारा भारत में हमारा जो वित्तीय आपात है दोस्तों, वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया है। अभी तक कभी भी वित्तीय आपात हमारा नहीं लगाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन भी आते हैं हमारा कि हमारे भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया जा चुका है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 0 या फिर कभी भी नहीं, वो आपका आंसर होगा, क्योंकि वित्तीय आपात जो है वो हमारे भारत में नहीं लगाया गया है आज तक कभी भी। 9 क्वेश्चन देख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सामाजिक जो सुरक्षा और सामाजिक बीमा है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं केंद्र सूची, बी देख सकते हैं राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी आपका अवशिष्ट शक्तियाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और मैं बताता हूँ आपको कि समवर्ती सूची के अंतर्गत और क्या क्या आता है। तो और इसके अंदर सामाजिक सुरक्षा तो आता ही है, सामाजिक बीमा भी आता है, शिक्षा भी आता है, परिवार नियोजन, वन आदि समवर्ती सूची में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आपका कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जॉन मथाई 1950 में, बी है सी.डी. देशमुख 1948 में और यहाँ पे सी है जवाहरलाल नेहरू 1950 में और यहाँ पे डी है पी.सी. महालनोबिस यहाँ पे 1949 में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन मथाई जी ने सबसे पहले 1950 में आपका योजना आयोग का प्रस्ताव रखा था, प्रस्तुत किया था। और यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि आपका योजना आयोग जो है वो अब नहीं रहा। योजना आयोग का जो है नाम बदल के इसको नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया दोस्तों, नीति आयोग कर दिया गया है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की में संशोधन करने में सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों का संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं राष्ट्रपति, बी में देख सकते हैं लोकसभा और सी में देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय और डी में संसद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। संसद के द्वारा जो है कानून बनाया और बिगाड़ा जाता है, यानी कि आपका मौलिक अधिकारों में संशोधन भी आपका संसद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं है यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा, बी में अरुणा राय, सी में देख सकते हैं राजेंद्र सिंह और डी में पी.एन. भगवती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अरुणा राय जो थी उन्होंने सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का 13वां। यहाँ पे देख सकते हैं कि 13वां क्वेश्चन आप लोगों का उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में है मेघालय, बी में है मिजोरम, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी में है त्रिपुरा। तो यहाँ पे 13वां का जो आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम जो है वो ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान जो है वो ब्लू माउंटेन का होता है, जो कि मिजोरम में स्थित है। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दक्कन दर्रा जो दक्कन पास है वो किसके मध्य स्थित है। दक्कन पास जो है हमारा किसके मध्य स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। यहाँ पे उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच, या फिर अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिणी और छोटे अंडमान के बीच जो है हमारा डंकन पास जो है वो स्थित है। ये जो है 10 डिग्री चैनल, ये जो है 10 डिग्री चैनल, आपका 10 डिग्री चैनल भी यहाँ पे छोटे अंडमान और उसी की तरफ एक जगह है। 10 डिग्री चैनल और छोटे अंडमान और निकोबार के बीच का द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 15वां कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं कि बुर्जिला दर्रा, बी में है आपका जोरजिला दर्रा, यहाँ पे सी में है माना दर्रा और डी में है रोहतांग दर्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है आपका, जो है इनमें से आपका जो माना दर्रा है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। मैं बताता हूँ आप लोग की इनकी ऊंचाई कितनी है। तो जो बुर्जिल दर्रा है आपका वो है 4100 मीटर का, और यहाँ पे जो जोरजिल दर्रा है वो है आपका 3550 मीटर का ऊंचाई इसकी, और जो रोहतांग दर्रा है इसकी ऊंचाई जो है वो है आपका 3978 मीटर, और जो लास्ट में आपका जो जो माना दर्रा आपका आंसर हुआ है उसका जो होगा ऊंचाई जो है वो है 5632 मीटर। और यहाँ पे मैं बताता हूँ जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आम के पेड़ों का उद्यान, या फिर मानव निर्मित वन, या फिर लवण कक्ष का प्राकृतिक वन, या फिर एक प्रकार का पशु। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लवण कक्ष का जो प्राकृतिक वन होता है उसे मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों बहुत देखने को मिलता है। आपका पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 17वां दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं केरल, बी है गुजरात, सी है आपका उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। जो कर्नाटक है वो आपका 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना है। और इसी के साथ साथ मानव विकास, जो आपका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था उसका नाम जो बदल कर क्या रख दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय रख लिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो आपका मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था उसका नाम जो है बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है। यहाँ पे निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं मार्गरेट एटवुड, यहाँ पे देख सकते हैं बी में है मेरिका लुकास रिजेनवर्ल्ड, यहाँ पे हेनरी एलिस हेनरी, और यहाँ पे एंडरसन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। मारिके लुकास जो है वही आपका 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपको जो इनका उम्र है वो 29 ईयर्स है दोस्तों। 29 ईयर में ही इन्होंने पा लिया था। तो कैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां आपका मिकिर पहाड़ी। यहाँ पे मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, बी में है नागालैंड, सी में है असम और डी में है मिजोरम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी असम जो है वो बिल्कुल सही है। मिकिर जो है पहाड़ी वो असम में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश की जो खास पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों भी देख लेते हैं। यहाँ पे मीरी और मिसिमा, यहाँ पे मीरी एक पहाड़ी है और एक मिसिमा पहाड़ी है, वो जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है आपका कॉमेट, दूसरा है नंदा देवी, सी है त्रिशूल और डी में है गोसाइथान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी में है, डी है, वो बिल्कुल सही है। जो गोसाइथान है पर्वत श्रेणी, वो आपका भारत में स्थित नहीं है। ये जो गोसाइथान है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो स्थित है वो है नेपाल में स्थित है। तो गाइस ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो आप हमारे चैनल स्टडीज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और डेली आपको इसी तरह के जीके क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।